बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 बताई गई है। सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक राज्य में सबसे बड़ी आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है, जो राज्य की कुल आबादी के करीब 36% है। आंकड़ों के लिहाज से बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनारक्षित यानी सवर्ण जातियां करीब 15.52% हैं, जबकि राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। जाति आधारित जनगणना में धार्मिक मान्यताओं के लिहाज से बिहार में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी है। राज्य में हिंदुओं की आबादी करीब 82% है, जबकि मुस्लिम 17.7%, ईसाई 0.05%, बौद्ध 0.08%, सिख 0.01% हैं। इसके अलावा राज्य में जैन और कुछ अन्य जातियां भी हैं। बिहार में महज 2146 यानी 0.0016% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। जाति आधारित सर्वे में जिन आंकड़ों की जानकारी जुटाने की कोशिश की गई थी, यानी राज्य में अलग अलग जातियों की आबादी कितनी है, वो आंकड़े भी जारी कर दिए गए हैं। जातिवार देखें तो यादव आबादी 14%, रविदास यानी चर्मकार 5.25%, कुशवाहा 4.21%, मुसहर की आबादी 3%, कुर्मी करीब 2.87%, तेली 2.81%, मल्ला 2.6%, बनिया 2.31% और कानू 2.21% हैं। बिहार की प्रमुख सवर्ण जातियों के लिहाज से बात करें तो राज्य में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की आबादी है। ब्राह्मणों की आबादी 3.65%, राजपूतों की आबादी 3.45%, भूमिहारों की आबादी 2.86%, जबकि बिहार में कायस्थों की आबादी करीब 0.6% है। वहीं जाति आधारित जनगणना में किन्नर ट्रांसजेंडर समुदाय को अलग वर्ग में रखा गया है और राज्य में उनकी कुल संख्या 825 बताई गई है। बिहार में जाति आधारित जनगणना का काम आसान नहीं रहा है। इस तरह की जनगणना को अदालत में भी चुनौती दी गई और यह मामला पटना हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। बिहार में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी और 84% हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। बिहार में सरकार ये दावा करती रही है कि जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सरकारी योजना बनाने में मदद मिलेगी और जरूरतमंद लोगों के लिए योजना बनाने में सरकार को मदद मिलेगी। आंकड़े जारी होने के बाद अलग अलग पार्टियां भी इसका श्रेय लेने की होड़ में शामिल हैं। आरजेडी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है, हम शुरू से इसकी मांग कर रहे थे और आज ऐतिहासिक दिन है, ये जारी किया गया है। इस काम से बीजेपी में बहुत अड़चनें बीजेपी ने डालने की कोशिश की है। हमारी मांग को प्रधानमंत्री जी ने नकारा, लोकसभा में नकारा, राज्यसभा में नकारा गया। तेजस्वी यादव का कहना है कि इन आंकड़ों से हर वर्ग की आर्थिक स्थिति का भी पता चला है। अब आर्थिक न्याय का दौर है और सरकार की ये कोशिश होगी कि आंकड़ों के आधार पर विशेष योजना बनाकर लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया है कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। बीजेपी से रोकने की कोशिश कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल भी पेश हो गए थे। दरअसल इसी साल जनवरी में जाति आधारित जनगणना के पहले चरण में राज्य भर के मकानों की सूची तैयार की गई थी। इसमें मकान के मुखिया का नाम दर्ज किया गया था और साथ में मकान या भवन को एक नंबर दिया गया था। इसमें करीब 2,59,00,000 परिवारों की सूची तैयार की गई थी। कास्ट सर्वे का दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई को खत्म होना था, लेकिन मई के पहले सप्ताह में पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। पटना हाईकोर्ट ने अगस्त में ये रोक हटाई थी और जातिगत जनगणना का काम आगे बढ़ा था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पहली बार में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा था। ये मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हालांकि कोर्ट ने इस पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल दावा करते हैं कि बीते 33 साल में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जिन जातियों को आगे नहीं बढ़ा सके, उनके लिए हम काम करेंगे। बिहार में जातिगत जनगणना के लिए राज्य में बीजेपी के ही वित्त मंत्री ने 500 करोड़ रुपए जारी किए थे और हर जगह हम साथ थे। दरअसल पिछले साल अगस्त महीने में बिहार की सत्ता में साझेदार बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार ने आरजेडी और अन्य दलों के सहयोग से सरकार बनाई। इससे पहले तेजस्वी यादव लगातार जातिगत जनगणना की मांग करते रहे थे। संजय जायसवाल ने आरोप लगाया, नीतीश और लालू ने इस जनगणना में एक गुनाह जरूर किया है कि कुलड़िया, शेरशाहबादी जैसी मुस्लिमों की ऊंची जातियों को भी इन्होंने पिछड़ों में लिया है और पिछड़ों के साथ हकमारी की है।
बिहार में जानबूझकर बहुत सारे अल्पसंख्यकों को इसमें शामिल कर लिया गया है, जिससे कि अति पिछड़े हिंदुओं की हक मारी हो गई है। हालांकि सियासी तौर पर अलग अलग राजनीतिक दल जितने आसान दावे करते दिखते हैं, जमीनी स्तर पर जातियों के आंकड़े मौजूदा राजनीतिक तस्वीर को चुनौती दे सकते हैं। इसमें संख्या के आधार पर जातिगत चेतना हर राजनीतिक दल पर सवाल खड़े कर सकती है। बिहार के लिहाज से देखें तो इसमें सबसे अहम भूमिका अत्यंत पिछड़े वर्ग से जुड़ी जातियों की हो सकती है, जिनकी आबादी करीब 36% है। बहुत बड़ा हिस्सा है आबादी का। अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी में बिहार में कुल 113 जातियां शामिल हैं। इनमें केवट, कानू, चंद्रवंशी, कहार, धानुक, नोनिया, नाई और मल्लाह जैसी जातियां भी शामिल हैं। इनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति कमजोर होने के अलावा भी आबादी का बड़ा हिस्सा होने के बाद भी इनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व काफी कम है। जानकारों के मुताबिक बिहार में साल 2015 में तेली, तमोली और दांगी को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जोड़ा गया था, जिसका आज भी विरोध हो रहा है। इन्हें ईबीसी वर्ग से हटा दें तो 36% आबादी होने के बाद भी बिहार विधानसभा में फिलहाल महज 7% विधायक ही ईबीसी वर्ग से हैं। बिहार की राजनीति में पहले सवर्ण जातियों का बोलबाला था, उसके बाद यहाँ की राजनीति में ओबीसी समुदाय का असर रहा। अब जो आंकड़े आए हैं इसमें ईबीसी समुदाय, अत्यंत पिछड़ा समुदाय जो है, ये कह सकता है कि अगली बारी हमारी है और बिहार में ये वर्ग राजनीति में अपनी भागीदारी को लेकर नए सिरे से दावा कर सकता है। पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से बिहार में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार ही शासन के मुखिया रहे हैं। इसमें एक छोटा कार्यकाल जीतन राम मांझी का भी था। हालांकि उन्हें खुद की राजनीतिक ताकत ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया था। बिहार में यादव करीब 14%, जबकि कुर्मियों की आबादी 3% से भी कम है। लेकिन इसके बावजूद भी सत्ता के केंद्र में शुरुआती दिनों में सवर्ण जातियां रही हैं। इसके बाद करीब 33 साल से बिहार में लालू नीतीश ही राजनीति के केंद्र में रहे हैं। हालांकि भारत की राजनीति और समाज पर नजर रखने वाले योगेंद्र यादव का मानना है कि जातीय जनगणना का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष केवल जातियों की संख्या का अनुमान नहीं है, ये बहुत गौण आंकड़ा है। इस पर बहुत राजनीतिक उठापटक होती है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है। योगेंद्र यादव कहते हैं, जाति आधारित जनगणना का असली महत्व इस बात में है कि इससे हर जाति की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अनुमान लगे। किस जाति में कितने ग्रेजुएट हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितने लोगों के पास गाड़ी है, कितने सरकारी नौकर हैं, सरकार में नौकरी करते हैं, कितने प्राइवेट नौकरी करते हैं। योगेंद्र यादव कहते हैं कि अगर वो जाति आधारित जनगणना का समर्थन करते हैं तो वो ये जानना चाहते हैं कि जाति व्यवस्था की विषमताएं आज उस स्वरूप में मौजूद हैं या नहीं। जबकि शुरू में जातियों से जुड़े आंकड़े आते हैं, उसका एक अनुमान तो होता ही है, बस उसकी सरकारी पुष्टि की जाती है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान संसद में ठाकुर का कुआं कविता पढ़ी थी। इस कविता पाठ के बाद बिहार की सियासत में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की बहस भी हो रही थी। लेकिन जातियों के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में ब्राह्मणों और राजपूतों की कुल आबादी करीब 7% ही है। ऐसी स्थिति में माना जाता है कि हर राजनीतिक दल अब इस तरह की बहसों से ज्यादा पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग ईबीसी को अपने साथ जोड़ने पर ज्यादा ध्यान देने वाला है। आंकड़े आने के बाद आबादी के लिहाज से इन वर्गों के नेताओं का महत्व भी बढ़ सकता है। विपक्ष सामाजिक न्याय के नाम पर साल 2024 के चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर दबाव बनाने और दलित पिछड़े वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं, केंद्र ने पीएम यशस्वी योजना के नाम पर क्लास 1 से 8वीं तक की छात्रवृत्ति बंद कर दी। अब इसका असर दिखेगा। कास्ट सेंसस के आंकड़े आने से ह्यूमन इंडेक्स के आधार पर पिछड़े राज्य केंद्र पर दबाव डाल सकते हैं। जाहिर है केंद्र का लक्ष्य पिछड़े और गरीबों को आगे बढ़ाने का होगा, तो ऐसे में राज्य के पास आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा के स्तर पर पिछड़ी आबादी आंकड़ा होगा और वो केंद्र पर आर्थिक सहयोग के लिए दबाव बढ़ा सकता है। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के सहयोगी दलों ने देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की है। भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक के बाद विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने हाल के समय में जातिगत जनगणना के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। जातिगत जनगणना के साथ एक नारा भी लगाया जाता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी ने भी 2011 जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने और पिछड़े वर्ग, दलितों और आदिवासी को उनकी इस जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देने की मांग कई बार की है। दरअसल जातिगत संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कर विपक्ष दलितों और पिछड़ों के बड़े वोट को अपने पक्ष में लाना चाहता है। माना जाता है कि इससे बीजेपी के कथित हिंदू वोट बैंक को भी कमजोर किया जा सकता है।